डियर फ्रेंड्स, इंडिया और पाकिस्तान की एक साझा हिस्ट्री है। लाइक वी वर वन कंट्री जब ब्रिटिशर्स से हम आज़ाद हुए, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गए। लेकिन हमेशा से इन दोनों मुल्कों के बीच एक नफरत का माहौल रहा है। 1947 से लेकर आज तक उसके बीच कहीं ना कहीं 1947 में ही पड़ गए थे। लेकिन उसके बाद से लगातार कश्मीर में पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, और रिसेंटली पहलगांव में टूरिस्ट के ऊपर जो हीनियस अटैक हुआ, उसके बाद सिचुएशन एक बार फिर से बहुत खराब हो गई है। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवालों के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, और सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि पाकिस्तान कैसे आखिरकार एक टेररिस्ट नेशन बन गया, और उसके पीछे उसके मोटिव्स क्या थे, मोटिवेशंस क्या थे, कैसे उसने टेररिज्म से दुनिया भर से पैसा हासिल किया, फॉरेन कंट्रीज ने वहां पे टेररिज्म को स्पॉन्सर करने के लिए पाकिस्तान को पे किया सालों तक, और कैसे पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टर ही टेररिज्म बन गया इवेंचुअली। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं उसे आपको शॉर्ट में बताने वाला हूं। अगर आप पाकिस्तान में टेररिज्म की हिस्ट्री को ट्रेस बैक करें तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के बारे में आप सभी लोग बेशक बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन मैं आपको अफगानिस्तान की हिस्ट्री 1 मिनट में बताना चाहता हूं। अफगानिस्तान पांडवों और कौरवों की लड़ाई के समय, जब महाभारत की लड़ाई थी, उस समय गांधारी जो थी, दुर्योधन की माता जी या शकुनी जी की बहन, वो गांधार से थी, वो अफगानिस्तान था। सो बेसिकली महाभारत के समय में अफगानिस्तान तक हिंदू राजा राज्य करते थे। लेकिन उसके बाद अलेक्जेंडर ग्रेट ने अफगानिस्तान पर अटैक किया और कैप्चर कर लिया, तो फारसी लोगों का राज हो गया। उसके बाद लेटर ऑन गजनवियों ने वहां पे शासन किया, लोधों ने शासन किया, और सिकंदर लोदी फेमसली इंडिया आया भी था। उसने दिल्ली पर अटैक किया था, दिल्ली को जीता भी था। अहमद शाह अब्दाली, बाबर, महमूद गजनवी सभी अफगानिस्तान के रास्ते से इंडिया में आए थे। और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना राज किया, तो अफगानिस्तान का काफ़ी हिस्सा भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। लेकिन 1919 में अफगानिस्तान ब्रिटिशर्स के कब्जे से आज़ाद हो गया, और ऐसा बताया जाता है कि 1933 से लेकर 70 के दशक तक अफगानिस्तान ने एक बहुत अच्छा पीरियड देखा। वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी ओपन थी, सोसाइटी बहुत ओपन थी, एंड इट वाज लाइक डेवलपिंग कंट्री। बहुत अच्छा समय वहाँ के लोगों ने देखा। उस समय जाहिर शाह वहाँ पर शासन करते थे, उनका शासन बड़े लंबे समय चला, लेकिन इवेंचुअली उनके ही जीजा ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने जाहिर शाह को टॉपल कर दिया। और जब कम्युनिस्ट पार्टी सारे काम में इन्वॉल्व हुई, तो उस समय का जो सोवियत संघ था, दैट वाज अ कम्युनिस्ट नेशन, तो उन्होंने कम्युनिस्ट के सपोर्ट में अफगानिस्तान में अटैक कर दिया। जब उन्होंने अफगानिस्तान में अटैक किया तो मैसिव ब्लड शेड हुआ, लाखों अफगान्स की जान चली गई, सारे अफगान्स में गुस्सा हो गया। तो मुजाहिदीन्स जो थे उस समय, उन्होंने दे वोर टू फाइट रशियंस। अमेरिका ने उस समय इस अपॉर्चुनिटी को सीज किया, बिकॉज रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, एंड दे डिडंट वांटेड कि रशिया कहीं ना कहीं साउथ एशिया में, एशिया में अपना बेस मजबूत बना ले। तो उन्हें जरूरत थी एक ऐसे प्रॉक्सी की जिसका सहारा लेके वो अफगानिस्तान में रशियंस के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। वो प्रॉक्सी मिला उसे पाकिस्तान के रूप में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान को पैसे भेजे, पाकिस्तान को मिलिट्री सप्लाईज भेजी। यूएई ने भी अमेरिका का साथ दिया, और जब वो मिलिट्री सप्लाईज और पैसा पाकिस्तान में गया, तो पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को अफगानिस्तान में लड़ने के लिए फंड करना शुरू किया, और कहीं ना कहीं उसी पैसे में से कुछ पैसा उन्होंने कश्मीर में भी डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान का जो नेशनल कैरेक्टर है एज अ टेररिस्ट नेशन, उस समय से बदलना शुरू हुआ। ये 80 के दशक की बात है। जिया उल हक का शासन था उस समय, और पाकिस्तान एक अलग ही रूट पे चल पड़ा। तो जब पाकिस्तान को पैसे मिलते थे अमेरिका से, यूएई से, तो वहाँ के जो हुक्मरान थे, आर्मी थी, वो उस पैसे का काफ़ी सारा चंक अपने पास रख लेते थे। बचा कुचा वो मुजाहिदीनों पे लगाते थे। रशिया से लड़ाई होती थी। हुआ क्या, लेटर ऑन के मुजाहिदीनों ने रशियन फौजों को बेसिकली, आप कह सकते हैं, अफगानिस्तान से खदेड़ भी दिया, या कह सकते हैं रशियंस को ये लगा कि भाई ये फुटाइल एक्सरसाइज है। दे वेंट बैक। वो कहानी खत्म हो गई, लड़ाई खत्म हो गई, और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान अमेरिकन के कंट्रोल में आ गया, बट थ्रू द प्रॉक्सी। और वो प्रॉक्सी था पाकिस्तान।
अब हुआ क्या कि 2001 में ये बाजी पलट गई जब 9/11 का अटैक हुआ ट्विन टावर्स के ऊपर। तो उसमें जो सस्पेक्ट्स थे वो तालिबान्स थे, और सस्पेक्ट्स में मेन सस्पेक्ट था जो मोस्ट ड्रेडेड टेररिस्ट था उस समय, ओसामा बिन लादेन। तो अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका सडनली तालिबान्स के मुजाहिदीनों के अगेंस्ट हो गया, बिकॉज उनके कंट्री पे अटैक हो गया था, तो उनका माइंडसेट बदल गया। तो पहले जो लड़ाई वो मुजाहिदीनों के साथ मिलकर लड़ रहे थे, वो एकदम से उनके अगेंस्ट हो गए। अब उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ने में भी प्रॉक्सी पाकिस्तान ही बना रहा। अमेरिका पाकिस्तान को पैसे, मिलिट्री भेजता रहा कि भाई मुजाहिदीनों को मारो, खदेड़ो इन्हें, ट्राई टू फाइंड आउट वेयर ओसामा बिन लादेन इज। पूरी दुनिया में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकन फौजें ढूंढती रही। पाकिस्तान ये कहता रहा कि वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान डबल क्रॉस कर रहा था यूएस को एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, पैसा ले रहा था बट सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो डबल क्रॉस करने का पटाक्षेप कब हुआ? जब ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिला, अमेरिकन फोर्सेस ने उसे कैप्चर किया, किल किया, ओशन में फेंक दिया। बट वहां से जो सारी इक्वेशन थी वो डिसएंगेजमेंट की सिचुएशन में पहुंच गई। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में डिसएंगेजमेंट होना शुरू हो गया, और ग्रेजुअली मिलिट्री सप्लाईज और इकोनॉमिक सप्लाईज पाकिस्तान को बंद हो गई। वो टाइम था जब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी क्राइसिस में आने लगी, बिकॉज अभी तक तो वो फॉरेन एड के ऊपर जिंदा थे। अमेरिका बीइंग द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, दे वर सपोर्टिंग पाकिस्तान थ्रू वर्ल्ड बैंक, IMF, खुद भी डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे थे, अरब वर्ल्ड भी सपोर्ट कर रहा था। अब सडनली वो सारा सपोर्ट सिस्टम चला गया। पाकिस्तान की आदत पड़ चुकी थी विदेशी पैसे पे जिंदा रहने की, दिक्कतें आ गई। FDI वहां होती नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान वॉज कंसिडर्ड टू बी अ टेररिस्ट स्टेट। तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। और एक और बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि भाई वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, बार बार सरकारें बदलती रहती। तो ऐसे कंट्री में कोई भी जाके इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज उसे कहीं ना कहीं डर रखता है कि भाई हम जाके वहां पे पैसा लगाएंगे, सरकार बदल गई, कहीं पैसा ना डूब जाए। तो ये थ्रेट रहती है। तो उसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं हुए। तो ये एक समस्या बड़े लंबे समय तक वहां पे बनी रही। इस सारे पीरियड में पाकिस्तान की इकोनॉमी बार बार ड्विंडल करती थी। IMF और वर्ल्ड बैंक बचाते थे। और ये इट इज इन हिस्ट्री कि किस से ज्यादा बार IMF ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेल आउट किया है। अब जब अमेरिकन सप्लाईज रुक गई तो पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ा संकट आ गया। और लगभग उसी पीरियड में, ऑलमोस्ट ड्यूरिंग दोज ईयर्स, कोरोना भी आ गया। तो दुनिया भर में जो छोटी मोटी इकोनॉमीज थी उनके सामने बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि सारा व्यापार सब कुछ बंद हो गया था। तो वो एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, डैमेजिंग पीरियड रहा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत डैमेजिंग था वो। उस समय इमरान खान पाकिस्तान में रूल कर रहे थे। अब उसके बाद जब पाकिस्तान को पैसे की दिक्कत हुई 2022 में, सिचुएशन जब थोड़ा नॉर्मलाइज हुई, तो वो हमारे इमरान खान साहब IMF के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई हमें $6 बिलियन का आप जो है लोन दे दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए लोन। IMF ने कहा कि भाई हम ऐसे आपको लोन नहीं देने वाले, क्योंकि आपकी आदतें खराब हो चुकी हैं, आपने बहुत ज़्यादा सब्सिडीज दे रखी हैं। सब्सिडीज आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे भी मिल रही हैं लोगों को, सब्सिडीज आपकी पेट्रोल डीजल पे भी मिल रही हैं। इसके अलावा आपके टैक्सेस बहुत कम है। तो उन्होंने कहा भाई टैक्सेस को बढ़ाइए, पेट्रोल डीजल सब्सिडीज को कट करिए, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज को कम करिए, उसके बाद हम आपको पैसा देंगे। अब इमरान खान साहब ने वो सारा प्रपोजल अपने पार्लियामेंट में रखा, पास कराने की कोशिश की, बट वो बैकफायर करने लगा। तो इवेंचुअली उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं करेंगे लागू। तो IMF ने जो बेल आउट पैकेज पाकिस्तान के लिए डिसाइड किया था उसे सीज कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो बहुत बड़ा संकट पाकिस्तान में आ गया। सेम टाइम में वहाँ पे बहुत मैसिव फ्लड्स भी आए, जिसकी वजह से लगभग 10,000 किलोमीटर एरिया में सड़कें बह गईं, पुल बह गए, लाखों लोग विस्थापित हो गए। तो एक आप सोचते हैं कि अंदर ही अंदर, जैसे एक तो कोरोना हुआ, उसके बाद बाढ़ आ गई, फॉरेन एक्सचेंज आपके पास है नहीं। पाकिस्तान को फॉरेन रिजर्व्स की जरूरत इसलिए बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि उसका ज़्यादातर एनर्जी जो है वो इम्पोर्ट होती है। तो फ्यूल वो इम्पोर्ट करते हैं, तो बहुत सारा पैसा उसमें लगता है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। इंडिया के साथ भी ये प्रॉब्लम है, हम लोग भी बहुत सारा फॉरेन रिजर्व फ्यूल या एनर्जी को इम्पोर्ट करने में लगाते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान इज कंसीडर्ड एज अ टेररिस्ट स्टेट, और दूसरा वहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में FDI उस कंट्री में नहीं जाता। तो जब FDI नहीं जाता तो मैसिव प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, बिकॉज पैसा आएगा कहाँ से? विदेशों से पैसा आ सकता है FDIs के थ्रू। FDI उस कंट्री में जाना नहीं चाहते। लोकल जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है कि वो विदेशों में एक्सपोर्ट कर पाए।
एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी है पाकिस्तान। तो पैसा आएगा कहाँ से? आप देखिए, एक बहुत बड़ा सोर्स पाकिस्तान में पैसे का क्या है आप जानते हैं? रेमिटेंसेस, यानी कि जो पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं वो अपने देश को पैसा भेजते हैं। रेमिटेंसेस पाकिस्तान की जीडीपी का लगभग 10% है। अब अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के साइज की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज अराउंड 337 से लेकर 374 बिलियन तक का है, बिलियन यूएस डॉलर्स। और ये डिफरेंट सोर्सेज से आता है, इसलिए मैं आपको एक रेंज दे रहा हूं। भारत में महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है। आप जानते हैं महाराष्ट्र की इकोनॉमी का साइज क्या है? अराउंड 450 बिलियन। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी 350 बिलियन है, महाराष्ट्र की इकोनॉमी 450 बिलियन है। ये साइज का डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी में। इंडिया की इकोनॉमी आज की तारीख में लगभग 3.25 ट्रिलियन है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी से अगर आप कंपेयर करें तो 10 गुने का डिफरेंस है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठता है कि भाई इकोनॉमिक्स और मिलिट्री का क्या रिलेशनशिप है? तो देखिए, मैं आपको रिलेशनशिप बताता हूँ। रिलेशनशिप क्या है? अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, और वो दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री स्टेट भी है। चाइना दुनिया में दूसरे नंबर की इकोनॉमी है और एट द सेम टाइम वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर भी है। तो जहां इकोनॉमिक्स है वहीं मिलिट्री पावर है। इंडिया के साथ भी ऐसा ही है। इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया लगभग 5वीं सबसे बड़ी मिलिट्री पावर भी है, मेरे ख्याल से चौथी है। यूएस, चाइना, रशिया के बाद इंडिया सबसे पावरफुल मिलिट्री है पूरी दुनिया में। अब फाइनली हम करंट सिचुएशन पे आते हैं। पहलगांव में जो हमारे टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ है उसमें कई जानें चली गई। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया, मोदी जी इस बारे में बोल भी चुके हैं बिहार में, वी विल रिटेलिएट, हम बदला लेंगे। बदला कैसे लेंगे, क्या लेंगे, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। बट बदला लेने की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये आता है कि मिलिट्री एक्शन होगा। तो अगर पाकिस्तान के ऊपर इंडिया कोई मिलिट्री एक्शन करता है तो उस केस में कौन सा देश किस तरफ खड़ा होगा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में आता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो यूएस, इजराइल हमारे साथ खड़े होंगे और चाइना और अरब में कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इंडिया आज की तारीख में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और बहुत बड़ा बाजार भी है। चाइनीज के लिए 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का बाजार है इंडिया। यूएस का बाजार चाइना के लिए लगभग 500 बिलियन का है, जिसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, तो ऑलरेडी वो बाजार ऑलमोस्ट खोने के कगार पे है। इंडिया जैसे बड़े बाजार को चाइना नहीं खोना चाहेगा, तो खुल के चाइना सामने नहीं आएगा, रेस्ट एश्योर्ड अबाउट इट। मे बी पीछे से वो सपोर्ट कर सकता है लेकिन खुल के चाइना सामने नहीं आएगा। पीछे से इसलिए भी सपोर्ट कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी चाइना पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बिल्ड रोड इनिशिएटिव उनका जो है, उसके चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान में इंफ्रा में बहुत पैसा डाला है, लेकिन वो जो पैसा डालते हैं और उसके बाद कैसे निकालते हैं उससे आप सभी वाकिफ हैं। उनकी एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो किसी भी कंट्री में जाएंगे, इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, अपनी ही कंपनीज को वो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स दे देंगे, उसकी लोकल गवर्नमेंट को फंड करेंगे, वो चाइना से पैसा देंगे और उस पैसे को उठा के अपनी कंपनीज को दे देंगे, तो वो पैसा वापस घूम के चाइना में आ जाता है। तो पैसा चाइना ने उस कंट्री को दिया, घूम के वापस आ गया। इस तरह इंफ्रा प्रोजेक्ट्स करते हैं और ऐसा वो अफ्रीका में भी कर रहे हैं, एशिया में भी कर रहे हैं, साउथ अमेरिका में भी कर रहे हैं। सो इट्स देयर नेशनल पॉलिसी, बट दे आर ट्रेडर्स, वो बिजनेसमैन हैं। इंडिया के साथ वो खुल के कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे। दूसरा, रशिया और चाइना, उनके दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं और भारत और रशिया के रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए भी कोई संभावना नहीं है। अब दूसरी बात आती है यूएई की। यूएई आज की तारीख में भारत का ज़्यादा बड़ा मित्र है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। So they are not going to support terrorism, they are not going to support Pakistan in that case. Iran possibly could have supported Pakistan, but उनके भी आपस में पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं हैं। तो आप देखेंगे कि लार्जली यूएस तो देखो सपोर्ट करने वाला है ही नहीं, वो तो इंडिया के साथ आजकल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहा है। तो आप देखिए, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो खुल के पाकिस्तान को इस समय सपोर्ट भी करे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे सिनेरियो में इंडिया एक बहुत डोमिनेंट पोजीशन में है। बहुत सारे लोगों के मन में डायलेमा होता है कि अगर कोई मिलिट्री इंटरवेंशन होता है इस केस में तो उस परिस्थिति में सिचुएशन कैसे बैठेगी। तो ये उसके लिए मैंने आपको बताया कि सिचुएशन ऐसे बैठेगी। और ऑफ कोर्स जो इस वीडियो का मेन थॉट था वो ये था कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि पाकिस्तान कैसे एक टेररिस्ट कंट्री बन गया, कैसे टेररिज्म को उसने स्पॉन्सर किया
और कैसे टेररिज्म से फ़ायदा उठाया, अमेरिका से, वेस्ट से, अरेबियन कंट्रीज से कैसे उसे बहुत सारा पैसा इसी बात के लिए मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया और यूएस की कोल्ड वॉर चल रही थी इंटरनेशनल इक्वेशंस के चलते। बट इवेंचुअली जब ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टर बदल गया, उसका कैरेक्टर एक टेररिस्ट कंट्री का हो गया। और आप मान के चलिए कि दुनिया में कोई भी टेररिस्ट कंट्री लंबे समय तक प्रॉस्परस नहीं रह सकता, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये सब झेलना ही पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, क्या है भविष्य के गर्त में, बट आई एम वेरी श्योर दैट इंडिया इज एट अ वेरी साउंड फुटिंग राइट नाउ एज कंपेयर टू पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।